इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। आपकी मैं 100% कह सकता हूँ 7 मार्क आएगा, 100% ये आएगा। तो देख सकते हैं नेत्र की समंजन क्षमता आपके बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी क्वेश्चन 2011, 13, 15, 16 एंड 19 हर बार पूछा गया। जल्दी से तैयार कर लो। देखो साबुनीकरण इस वीडियो में डिस्कस किया गया है एंड आपको 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और अब की भी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। इस वीडियो में ना कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं साइंस का, ये आप लोग गेस नहीं कर सकते हो। लाइक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। बहुत सारे समीकरण मैंने बताया है, ये भी इसी का एक भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है ये एंड आपका ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण भी देना है। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये तो आप लोग नहीं जानते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। देखो रासायनिक अभिक्रिया लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर में आता है, 7 नंबर में, तो इसलिए ध्यान से देखना। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणधर्म या नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे एक पदार्थ है और उसी के साथ दूसरा पदार्थ है, तो दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे ही, तो यही तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये आपको समझ में आ गया। जैसे एक या एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो जैसे Mg यानी कि मैग्नीशियम जब 2HCl यानी कि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहां जब अभिक्रिया करोगे तो यहाँ MgCl2 बन जाता है, MgCl2 + H2। तो यहाँ भाई देखो कुछ अलग तो बना। जैसे एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, दोनों आपस में क्रिया करें तो यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड और था का ये मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड था, यानी कि आप यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था लेकिन यहाँ बना क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ये आपको पूरा समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया। अब इनके प्रकार देखते हैं। नंबर फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही लगभग है परिभाषा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ 2Na ले सकते हो, यानी कि यह क्या है, सोडियम, और इसमें आप Cl2 की अभिक्रिया करा लो, यह है आपका क्लोरीन, तो यहाँ बनेगा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। मैं सबका नाम लिख दूंगा और प्लीज आप लोग इसे नोट करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ यार वीडियो को लास्ट तक देखा करो, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, आप लोग जान नहीं पाते हो, लास्ट तक देखते नहीं हो। यह है क्लोरीन और ये क्या है, यह है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया संयोजन अभिक्रिया है क्या। आखिर में मैंने यही समझाना चाहा कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, और कुछ मैं समझाना नहीं चाहता हूं, मैं सीधा आपको यही समझाना चाहता था संयोजन अभिक्रिया है क्या। दूसरा समझो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है जैसे वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है या फिर होती है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। जो अवयवी कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होता है। मतलब जो ऐसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा जैसे उत्प्रेरक होता है ना, तो ऊष्मा हो या प्रकाश हो या विद्युत हो, इन सब की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। सही से समझना, ये क्वेश्चन आपके 7 नंबर में पूछे जाएंगे 100% अब की बार। ठीक है, तो देखो यहां आपका मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे ऊष्मीय भी हो, ऊष्मा वाला जैसे ऊष्मा मैंने कहा, ऊष्मा में उत्पन्न होती है, ऊष्मा या फिर प्रकाश या किसी में भी। तो यहाँ कोई भी ले लो, KClO3, ये क्या है, यहाँ 2 लगा लो, ये है पोटेशियम, K से पोटेशियम एंड Cl, और ये आपको क्लोरेट है, क्लोरेट। और यहाँ अगर आप करोगे तो यहाँ आपका 2KCl, ये देखो टूट रहा है, एंड +3O2, यहाँ आपका ये ऊपर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ आपका जो है ये ऊष्मा अपघटन है, यहाँ ऊष्मा के द्वारा, मैंने कहा है ऊष्मा, प्रकाश, इन सब के नियन उसमें होता है। ठीक है, इनका प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया। वियोजन अभिक्रिया तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है विस्थापित करना। अब विस्थापन अभिक्रिया आप कैसे समझोगे, चलो मैं आपको समझाता हूं।
देखो, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे जो विस्थापन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें किसी यौगिक के अणु, जैसे कोई यौगिक है उसका अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए। जैसे यहाँ एक परमाणु है, ये इनका स्थान लेकर यहाँ आ जाए, बस यही समझना है। जैसे मैंने कहा है, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह, जैसे उसका परमाणु हो अथवा उसका समूह हो, किसी दूसरे के स्थान पर कोई दूसरा मतलब वो कोई दूसरा वहां आ जाए, तो वही आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया का मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे Fe या Fe क्या है, फेरस या फिर आयरन या फिर लोहा, एंड इसमें CuSO4 की अभिक्रिया करा दो। CuSO4 क्या है, Cu से कॉपर, SO4 से सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो यहां आपका बन जाएगा FeSO4 एंड प्लस Cu, ये ऊपर की तरफ है। अब यहां मैं आपको लिख देता हूं है क्या, ये है आयरन एंड ये है आयरन है ना, ये है कॉपर सल्फेट और यह है फेरस सल्फेट। फेरस यानी कि कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। बस इतना तो है अंतर यार, फेरस सल्फेट से कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सारे इसके प्रकार हैं, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। एक प्रकार से आपसे अलग भी पूछ सकता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये सारी चीजें अलग से भी पूछी जा सकती हैं। तो देखो, वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, दो नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब दो यौगिक के आयन का आदान प्रदान होगा तो दो नए यौगिक बनाएंगे, जो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इसे उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो अलग अलग आपका पदार्थ बनेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूं। यहाँ Va है Cl2, इसका नाम नहीं लिखूंगा, Va से होता है बेरियम, Cl2 से होता है क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ही है, ठीक है, नाम नहीं लिखूंगा। Na2SO4, Na से होता है सोडियम, SO4 से होता है सल्फेट। ठीक है, अब देखो ये इसको विस्थापित कर देगा और ये इसको, जैसे SO4 यहाँ देखो BaSO4 बन जाएगा, यानी कि इस Na2 को विस्थापित कर देगा और VaSO4 के साथ आ जाएगा VaSO4। अब दोनों अलग अलग चीज बन गए, यहाँ 2NaCl यानी कि NaCl, तो ये आपका बन गया बेरियम सल्फेट और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें बन गई। ठीक है, तो ये आपका होता है उभय विस्थापन या फिर आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, बस और अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैंने जितना बताया उतना काफी ज्यादा हो जाता है। ये आपका 6 नंबर है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया समझ लो। इसके बाद आपका प्रकार बहुत है। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है। जैसे CuO और H2 और Cu प्लस H2O। देखो, यहां से जब यहां ऐसे गया तो यहां अपचयन हुआ और यहाँ ऑक्सीकरण हुआ। अपचयन मतलब ऑक्सीजन अलग होना, तो यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया, Cu अलग, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ से ऑक्सीजन अलग होकर Cu बन गया, और यहाँ H2 था तो यहाँ H2O बन गया, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीकरण मतलब होता है जुड़ना ऑक्सीजन का, और अपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण का ह्रास होना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ह्रास होना, बस। ठीक है, तो बस इतना आपको लिखना है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उनके प्रकार। बहुत बार मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया था और आप लोगों को इसका उत्तर नहीं बताया था, तो बता दिया। अब समझ लो कि धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र। धामन सोडा यानी कि धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र। तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, यानी कि 10H2O। 10H2O यहां मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि धोने में ज्यादा पानी का काम होता है, इसलिए धोने में 10H2O हो जाता है। वैसे एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ Na2CO3 × 10H2O ये होता है धामन सोडा का रासायनिक सूत्र या फिर अणुसूत्र। ठीक है, और ये होता है धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। आप देखो, कॉपर के दो अयस्कों के नाम या सूत्र लिखिए। कॉपर का नाम सुना है Cu। जैसे Cu, अगर कॉपर के दो अयस्क पूछेगा तो इसमें Cu आएगा, Cu जुड़ा रहेगा, जैसे लाइक Cu दोनों में जुड़ा है। तो यहां आपको समझना है सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क, इनके दो आपके अयस्क हैं। जैसे कॉपर के दो अयस्क क्या हैं, सल्फाइड अयस्क हैं और ऑक्साइड अयस्क हैं, और इसके एग्जांपल हैं कॉपर ग्लन्स एंड क्यूप्राइट। कॉपर ग्लन्स में आपका सूत्र होता है Cu2S और यहाँ Cu2O, यहाँ S से होता है सल्फाइड, O से ऑक्साइड, ऑक्साइड में O जुड़ गया और सल्फाइड में S जुड़ गया, बस इतना तो अंतर है।
सल्फाइड में CuS रहेगा, यानी कि S से होता है सल्फाइड यानी कि सल्फर, और O से होता है ऑक्सीजन यानी कि Cu2O हो जाएगा यानी कि ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी बार आने का बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए आप लोग यार प्लीज याद रखना। अगला, साबुनीकरण पर टिप्पणी कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार जरूर आएगा 100%। ठीक है, देखो साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखना है, ये थोड़ा गलत है। देखो उच्च अणुभार, उच्च अणुभार, जैसे उच्च अणुभार का क्या अर्थ है, उसका जो अणुभार हो वो उच्च हो, यही तो कहने का अर्थ है, और क्या यहाँ कुछ और नहीं कहना है, उच्च अणुभार केवल कहना है बस। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, जो सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम का N होता है, पोटेशियम का K होता है, शुद्ध अणुभार वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन का समझ में आया। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे। इसका एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रिएक्शन होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता, याद होगा भी नहीं बहुत जल्दी, उसे भाई बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, साबुनीकरण कहलाता है। अगर साबुन केवल पूछा जाए तो यहां तक लिखना, ठीक है, साबुन की परिभाषा केवल पूछा जाए तो यहां तक लिखना, और अगर साबुनीकरण पूछा जाए तो यहां तक देना पड़ेगा। अब इसकी भाई मैंने कहा है कि इसकी रिएक्शन बहुत बड़ा है, हार्ड है और अच्छा है। यहां आपको लिखना है CH2 एंड OCO-C17H35। यहां मैं साबुन का निर्माण कर रहा हूं, C17H35 लिखा हुआ है, H35। फिर यहां CHO-C17H35, यहां सिंगल बॉन्ड लगा दो बीच में, या फिर मैं दूसरे कलर से लगा देता हूं, आपको बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहां आपको यही चीज फिर से लिख देना है, यही चीज CH2OCO-C17H35, फिर आप यहां प्लस लगाओ, समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे। यहां प्लस लगाओ और यहां NaOH लगाना है, लेकिन 3NaOH लेना है, 3NaOH। अब देखो साबुन आपका बन जाएगा, साबुन का सूत्र भी आपको समझ में भी आ जाएगा क्या होता है और बन भी जाएगा। देखो आपको सबसे पहले बनेगा ग्लिसरॉल, ठीक है, CH2OH एंड CHOH एंड CH2OH, ये आपका होता है ग्लिसरॉल का फार्मूला, एंड प्लस आपका साबुन बन जाएगा 3C17H35 एंड COONA, यहाँ नीचे लिख देता हूँ COONA, ये होता है साबुन, Na ये होता है साबुन, C17H35 COONA। भाई मैंने बताया है ये थोड़ा बड़ा है और हार्ड है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये है साबुन, बस यही आपका हो गया फार्मूला, और ये है ग्लिसरॉल। देखो साबुन और इसका दोनों का हो गया फार्मूला। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला आपसे कोई पूछे OH CHOH CH2OH, बस ये आपका ग्लिसरॉल हो गया, साबुन हो गया। चलो फिर मिलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, 4 के बाद 5। रुधिर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? आपने रुधिर या ब्लड का नाम सुना होगा कि नहीं सुने हो, ठीक है। तो रुधिर में एंटीजन या एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एंटीजन जो होता है ना, एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी जो है ना वो प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है एंड एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। तो यहां से आपको पता चल गया कि रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं। तो रुधिर में जो एंटीजन होते हैं वो रुधिर में एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं, एंटीबॉडी आपका प्लाज्मा में पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो, लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम लिखिए। जो लिंग संलग्नता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के हिसाब से, और क्लास 10 में तो और भी इंपॉर्टेंट है। लिंग संलग्नता से संबंधित आपको 2 बीमारी लिखना है। लिंग संलग्नता, तो पहला है हिमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता। तो लिंग संलग्नता से जो संबंधित 2 बीमारी हैं वो हिमोफीलिया तथा वर्णांधता है। कौन से हैं? हिमोफीलिया तथा वर्णांधता। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि लिंग संलग्नता से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगला देखो, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? जो अनुवांशिकता है इसके जन्मदाता कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अनुवांशिकता के जो जन्मदाता हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल।
कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? तो आनुवांशिकता के जो जन्मदाता है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहां से आपको समझ में आ गया आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। अब यहाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ओके, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखो F बराबर R/2 होता है, और अगर आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है तो F बराबर इसकी आधी कर लो, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया। ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है, VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया छोटा क्वेश्चन देखकर कभी भी भागो मत, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? किसी लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता आपने पढ़ा होगा, जिसे P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। और लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। तो लेंस की प्रकाश यानी कि लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब जैसे प्रकाश की किरण को बटोरने यानी कि फैलाने, या फिर बटोरने यानी कि बटोरने को कैसे बटोरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप जैसे प्रकाश की किरणें आती हैं तो यहां ऐसे बटुर जाती हैं यहां, और ये फैलती हैं। तो प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित होने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेंस की क्षमता आपको समझ में आ गया। लेंस की क्षमता पर ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और लेंस की क्षमता आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से समझो तो लेंस की क्षमता में कुछ नहीं है, केवल आपकी कितनी क्षमता है वो दिखाता है। यहां नेत्र की समंजन क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। नेत्र की समंजन क्षमता ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके जो निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेती है, चाहे निकट वस्तु हो और चाहे दूर वस्तु हो, उसे ये फोकसित कर लेती है। फोकसित करने का अर्थ उसे देख लेती है, उसे देख लेती है। तो इसी को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता आपको समझ में आ गया कि जैसे कोई भी, जैसे नेत्र है आपका, तो कोई भी चाहे दूर वस्तु रखी हो चाहे नजदीक वस्तु रखी हो, उसे मतलब फोकसित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बस यही आपको नेत्र की समंजन क्षमता के अंतर्गत बताना है, और आप आई होप कि समझ गए होंगे। एक छोटा कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा और आप बहुत अच्छे से बता दिए होंगे। देखो अगला है विद्युत धारा से आप क्या समझते हो? भाई ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग 10 मिनट 15 मिनट तक स्टूडेंट को बताते हैं, लेकिन मैं आपको 2 मिनट या 1 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा स्टडी कराता हूं। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक, सूत्र, राशि सब कुछ बताऊंगा ओनली 1 या 2 मिनट में। बस देखो लिखा हुआ है किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी आवेश जैसे कोई भी चालक है, चालक में जब आवेश प्रवाह होती है तो आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आवेश प्रवाह की दर है यानी कि आवेश को T से भाग दे दो। मतलब अगर किसी की प्रवाह की बात की जाए, जैसे आवेश प्रवाह की बात की जाए, तो आपको Q में T से भाग दे देना है, आवेश प्रवाह हो गया। तो यहाँ I जो होता है वो आप आवेश की प्रवाह की दर यानी कि आवेश की प्रवाह की दर यानी कि Q/T होता है, यानी कि I बराबर Q/T होता है। ये याद रखना, I बराबर Q/T होता है। अब देखो ये आपके लिए कैसे आपने पता किया कि Q/T होता है। अब इससे आप कैसे पता करोगे इसका सूत्र, मात्रक क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे। अब अगर यहां से पूछा जाए Q बराबर क्या होगा तो आप बता पाओगे, Q बराबर I/T होगा। तो यहां से आप बता सकते हो आवेश का आप फार्मूला, यहां आप आवेश का डिफरेंशियल यहां से आप बता सकते हो धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहां से आप मात्रक देख लो। मात्रक मैंने कैसे निकाला, यहां आपका जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड होता है। तो ये हो गया कूलाम बटे सेकंड, और कूलाम बटे सेकंड को कहा जाता है एम्पियर। अगर आपसे कहीं भी कोई पूछेगा धारा का मात्रक क्या होता है तो आपको एम्पियर बताना है, और एम्पियर जो है ये सबसे अच्छा मात्रक है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने एम्पियर को लिख दिया है। ठीक है, इसका जो राशि है वो आपका अदिश राशि है, अदिश राशि है, ये याद रखना। तो ये था आज का हमारा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।
चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, एक काम करना, जो मैं बता रहा हूँ उसका अलग से नोट्स बनाओ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आप सभी का नोट्स अलग अलग बनाओ, क्योंकि मैं आपको छोटी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ लॉन्ग वेकअप, यानी कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और लॉन्ग टाइम तक पढ़ा रहा हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सबका अलग अलग नोट्स बना लो और आप उसे अच्छे से स्टडी करो। मैं गारंटी लेता हूँ आप 90% आसानी से अचीव कर सकते हो। चलो फिर, वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की स्टडी कराने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।